देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारे चल रहे थे इंसेंटिव प्लान। उसमें हेन्स सिस्टम है ना, बिडॉक्स हमने किया था। इसका ए पार्ट पॉइंट सिस्टम चल रहा था, पॉइंट स्कीम, बिडॉक्स स्कीम की थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हेन्स सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है बिडॉक्स प्लान के बिल्कुल सिमिलर है ना, सिर्फ डिफरेंस नाम का है कि इसने जैसे उसने बी पॉइंट बिडॉक्स पॉइंट नाम दिया था, बी यूनिट है ना, इसने उसको मनित बोला है कि इंस्टेड ऑफ जो स्टैंडर्ड मिनट्स लिए जाते थे बिडॉक्स वाले, तो यहाँ पर जो मिनट्स है वो क्या है, मनित इंस्टेड ऑफ बी नहीं माना जाता, मनित स्टैंड फॉर मैन मिनट है ना, है सेम वही चीज़। वही 1 आवर में 60 बी हम मानते हैं, यहाँ 1 आवर में 60 एम हो जाएंगे, 60 मनित हो जाएंगे। और सेकेंड डिफरेंस क्या है कि वहाँ बोनस था 75%, यहाँ बोनस है ओनली 50% है ना, एज अगेंस्ट ऑफ 75% ऑफ बिडॉक्स स्कीम। बाकी जो 50% बचा उसमें से 10% बोनस तो दिया जाता है सुपरवाइजर्स को और 40% एम्प्लॉयर खुद रिटेन करता है ना। तो यहाँ पर जो बोनस प्रोवाइड किया जाता है वो डिफरेंट है, ये 50% है, बिडॉक्स में कितना था 75%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है इंसेंटिव प्लान में, एक्सिलरेटेड प्रीमियम स्कीम। अब देखो ये स्कीम क्या बताती है कि आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे है ना, उतना आपको बोनस ज़्यादा मिलेगा। द मोर यू प्रोड्यूस द ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ प्रीमियम। तो इस स्कीम में हाईएस्ट जो इंसेंटिव है वो दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर हैं। उनकी एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उनको बोनस दिया जाएगा। हालांकि उनको जो बोनस दिया जाता है वो उनके आउटपुट की क्वालिटी को चेक करने के बाद दिया जाता है ना, आउटपुट की क्वालिटी चेक होती है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि कितनी भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर दो आपको उसका बोनस मिल जाएगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि वो स्टैंडर्ड मार्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। हालांकि ये मेथड इतना पॉपुलर नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको बोनस मिलेगा। तो इसमें कुछ एज सच कोई फिक्स नहीं है कितना बोनस मिलेगा है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर। उसके बाद देखिए हमारा सी पार्ट आता है इसमें, ग्रुप सिस्टम ऑफ बोनस पेमेंट। अब देखिए ये भी हमारे इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है ग्रुप सिस्टम। ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर जो काम है वो ग्रुप में होता है। एक इंडिविजुअल पर्सन के जो वर्क है उसको मेज़र किया ही नहीं जा सकता कि उसने कितनी यूनिट्स का आउटपुट किया। तो आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी मेजर्ड, कि अगर इसको मेजर नहीं किया जा सकता, आउटपुट ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ बैच और ग्रुप इज़ कलेक्टिवली मेजर्ड, कि जो भी काम किया जाता है वो ग्रुप में किया जाता है, ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये मेथड यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो है वो काम का नेचर इस तरह का होता है कि उसमें कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए है ना, ग्रुप एफर्ट्स चाहिए, टीम स्पिरिट चाहिए। तो इससे जो है वो वर्कर्स में टीम स्पिरिट की भावना भी इंट्रोड्यूस होती है। अब इसकी क्या एडवांटेज है कि सबसे पहला जो सुपरवाइज़र है या जो ऑपरेटिव्स हैं है ना, वो मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क, उनके बीच में कॉपरेशन आता है, झगड़े कम होते हैं है ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि उनके बीच में कॉपरेशन हो। सेकेंड, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है ना, एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल इज़ एलिमिनेटेड। वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी नहीं होता क्योंकि सब एक दूसरे का भी ध्यान रखते हैं है ना, कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ड्यू टू टीम स्पिरिट, कि कॉपरेशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये तो इसकी कुछ एडवांटेज है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कमियां हैं। सबसे पहला, द शेयर ऑफ बोनस टू इंडिविजुअल इज स्मॉल। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जितना बड़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग जो बोनस बटेगा वो सभी एम्प्लॉयज़ में बटेगा। तो एक जो इंडिविजुअल है उसके पास बोनस का शेयर बहुत कम जाता है, और जो एफिशिएंट वर्कर हैं या जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं सबको इक्वल मिलता है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। ये बल्कि लिटिल इंसेंटिव है किसके लिए, चाहे वो जो लेज़ी वर्कर है या जो लेथार्जिक वर्कर है, जो काम नहीं करना चाहता, जो इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता अपनी परफॉर्मेंस में, उसको भी इंसेंटिव मिल जाता है। तो ये इसके अंदर कमी है कि एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट है ना, दो तरह के वर्कर को एक ही तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये था हमारा कुछ ग्रुप सिस्टम। अभी इसी ही ग्रुप सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है प्रीस्टमैन आउटपुट बोनस स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है कि बोनस इज़ पेड नॉट ओनली टू वर्कर्स, सिर्फ वर्कर्स को नहीं दिया जाता बल्कि जो स्टाफ है
अब कहेंगे स्टाफ कौन सा है, ऑफिशियल स्टाफ भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है ना। तो ये कहते हैं कि बोनस सिर्फ वर्कर्स को नहीं दिया जाता, सबको दिया जाता है कलेक्टिव बेसिस पर, कि अगर आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से एक्सीड कर जाता है ना, तो फिर ये निकाला जाता है कितना मतलब बोनस दिया जा सकता है। तो वो बोनस सभी एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, सभी एम्प्लॉयज़ में बटेगा जितने से प्रोडक्शन बढ़ा है ना। जैसे सपोज़ प्रोडक्शन बढ़ा है आपका 8% से, तो जिनकी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसमें 8% और ऐड हो जाएगा बोनस। तो सभी वर्कर्स की या सभी स्टाफ मेंबर्स की सैलरी में 8% बोनस ऐड हो जाएगा। तो ये देखो, ये बोनस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज्ड टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट कितना बढ़ा और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, उसके बेस पर परसेंटेज निकलेगी और इसी परसेंट से हर एम्प्लॉय का जो सैलरी है या जो वेजेस है वो बढ़ा दी जाएगी। तो ये तो है फर्स्ट मेथड। उसके बाद है कोस्ट बोनस स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअल कोस्ट, यहाँ पे हम प्रोडक्शन को कंपेयर कर रहे थे या हम कोस्ट को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपकी एक्चुअल कोस्ट स्टैंडर्ड कोस्ट से कम आ रही है तो ऑब्वियसली सेविंग हो रही है। तो जितनी सेविंग आपकी हुई उसके अकॉर्डिंग बोनस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। जितनी सेविंग अफेक्ट हुई, जितनी सेविंग हुई, तो ये जो पेमेंट ऑफ बोनस है इज़ डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑफ लेबर, बल्कि किस पे भी डिपेंड करती है, बट ऑल्सो ऑन इकनॉमी इफेक्टेड इन मटेरियल एंड ओवरहेड, है ना। कि सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा, यहाँ ये देखा जाएगा कि अगर आपकी सेविंग हुई है, चाहे वो प्रोडक्शन ना बढ़ने की वजह से भी हुई हो, कि प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा लेकिन एक्सपेंडिचर कम हो गए मटेरियल और ओवरहेड के, या मटेरियल और लेबर के एक्सपेंडिचर कम हो गए, उनकी वेस्टेज कम हुई, तो भी बोनस मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये इंसेंटिव इसलिए दिया जाता है ताकि वेस्टेज को भी रोका जा सके। तो इसको हम कहते हैं कोस्ट बोनस स्कीम, जिसमें कोस्ट को कंसिडर किया जाता है ना, कि कोस्ट अगर आपकी कम हो रही है तो जितनी कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी बोनस दिया जाएगा टू ऑल द एम्प्लॉयज़। तो ये हमारा था कि ग्रुप स्कीम्स, कि ग्रुप में ये 2 तरह के जो बोनस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ अमेरिकन कोस्ट सेविंग प्लान है ना, विच में बी अप्लाइड टू डायरेक्ट और एज वेल एज इनडायरेक्ट लेबर। ये छोटे छोटे से सिस्टम है, ये अब देखिए क्या है, क्या मेथड है। सबसे पहला है नन बुश सिस्टम या नन बुश स्कीम। इसमें एक परसेंटेज सेल्स वैल्यू की फ़िक्स कर ली जाती है कि ये हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। जैसे सेल है सपोज़ आपकी 10 लाख, तो हम कहते हैं 10 लाख का 10% आपकी लेबर कॉस्ट होनी चाहिए। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपए है वो हम एक फ़ंड में क्रेडिट कर देते हैं, है ना, कि इतनी आपकी लेबर कॉस्ट होनी चाहिए। अब एक्चुअल लेबर अगर इससे कम आती है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, वो डेबिट कर दी जाती है। अब क्रेडिट साइड में हो गया 1 लाख, एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपकी सपोज 75,000 है, तो डेबिट साइड में कितना हो गया, 75,000। अब क्रेडिट बैलेंस कितना बचा, 25,000। तो ये जो 25,000 की सेविंग हुई है ना, इसी तरीके का ही है कि अगर 25,000 की सेविंग हुई तो इस सेविंग को जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी वर्कर्स हैं उनमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा नन बुश स्कीम, है ना। तो अमेरिका में इस तरह की जो है वो स्कीम अडॉप्ट की जा रही है, ये इसकी जैसी ही है जो कोस्ट बोनस स्कीम थी। सेकंड देखो स्कैनन स्कीम। अब जो स्कैनन स्कीम है ये क्या बताती है, यहाँ भी उसी तरह से ही है कि सेम इसी तरीके से कि एक फ़ंड क्रेडिट कर दिया जाता है ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी एंड फंड इज़ डेबिटेड विद द एक्चुअल लेबर कॉस्ट। जैसे यहाँ था 1 लाख क्रेडिट किया, 75,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट है, डेबिट हो गया, तो सेविंग कितनी हुई 25,000 की। लेकिन यहाँ पर हम वेजेस और सैलरी दोनों को लेते हैं, है ना। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ तो सारा का सारा बोनस हमने किसको दे दिया, वर्कर्स को, बट यहाँ ओनली 2/3 2 3/4 डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। 2/3 मतलब 66.67% से 75% का जो अमाउंट है वो तो बोनस दिया जाएगा वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को, बाकी बैलेंस रख दिया जाएगा रिजर्व फॉर कंटीजेंसी के लिए। तो फर्स्ट जो नन बुश सिस्टम था, नन बुश स्कीम थी या स्कैनलन जो स्कीम है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर बोनस 100% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन यहाँ जो बोनस है वो 100% नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ परसेंट रिज़र्व की फॉर्म में रख लिया जाता है फॉर फ्यूचर कंटीजेंसी, कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको यूज़ कर लिया जाएगा। अब देखिए तीसरी स्कीम है रक्कर स्कीम। अब देखिए रक्कर स्कीम में क्या है कि यहाँ ये देखते हैं कि मटेरियल की वैल्यू कितनी बड़ी है,
मतलब जब वो उसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो कितनी है और कन्वर्जन कॉस्ट लगने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है ना। तो बोनस इज़ इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू एडिड वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर, है ना। अभी कहते हैं कि इसका सेल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, नॉट रिलेटेड टू द टोटल वैल्यू ऑफ सेल, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बड़ी है। अब यहाँ देखो एडिड वैल्यू का क्या मीन है। एडिड वैल्यू मीन्स द एनहांस्ड मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बाय इफेक्टिंग चेंज इन इट्स फॉर्म, कि आपने उसके फॉर्म में चेंज किया, उसकी शेप में चेंज किया, उसके लोकेशन में चेंज किया, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बड़ी है ना। तो जितनी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो निकाल लेंगे। देखो अंडर दिस स्कीम द रेशियो बिटवीन द वेजेस और एडिड वैल्यू का रेशियो निकाल लिया जाता है कि इट शुड बी, फिर ये देखेंगे है कितना। इफ़ द रेशियो ऑफ वेजेस इज़ रिड्यूस्ड, अगर ये रेशियो कम होता है, जैसे हम कहते हैं 10% होना चाहिए और ये होता है 7%, 8%, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा बोनस। तो ये जो बोनस है ये फिर मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसमें, उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ में। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम वैल्यू एडिड देख रहे हैं कि जितना वैल्यू एडिशन हुआ उसका कितने % वेजेस होनी चाहिए और कितने % वेजेस है। अगर कम % वेजेस है एक्चुअल में तो वो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, बोनस। तो बट ये स्कीम इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि वैल्यू एडिशन देखा जाए, मार्केट वैल्यू देखी जाए। उसके बाद है टोने गेन स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है कि अगर जो लेबर कॉस्ट है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट फॉर लेबर कॉस्ट, तो जो 50% है सेविंग लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी एज बोनस प्रो रेटा विद द वेजेस अर्नड, है ना। 50% ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। दिस स्कीम इंड्यूसेस द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ लेबर एज द सुपरवाइजर कॉस्ट या सुपरवाइजरी स्टाफ ऑल्सो शेयर द बोनस। तो ये कहते हैं कि 50% ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बाकी 50% वो रिटेन कर लेंगे। तो ये हमारा कहलाता है टोने गेन स्कीम, है ना, कि जिसमें हम सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है अदर इंसेंटिव। जो स्कीम है वो क्या है, ये आपने सुने भी होंगी। फर्स्ट वन है इनडायरेक्ट मॉनेटरी स्कीम, है ना। इनडायरेक्ट मॉनेटरी स्कीम में जिसमें मनी की टर्म में मतलब इनडायरेक्टली इनको मनी की टर्म में बेनिफिट दिया जाता है। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स है उनको उनकी सैलरी के अलावा या उनकी वेजेस के अलावा प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो उनको दे दिया जाता है। जैसे उनको लगता है कि उनको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो बोनस देने के बजाय 5% या 10% प्रॉफिट का शेयर उनको दे दिया जाता है। तो एक तो ये मेथड है। सेकंड है को पार्टनरशिप स्कीम, जिसमें क्या होता है कि उनको ये कहा जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करके वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, ऑनर। तो इसके लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा सकते हैं शेयर, या कंसेशनल रेट पर भी दिए जा सकते हैं, है ना। लेकिन वोटिंग राइट कई बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इसमें कि वोटिंग राइट उनको नहीं मिलता, और इसी स्कीम को हम क्या कहते हैं, को ऑनरशिप स्कीम। उसके बाद देखिए कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हैं, है ना, कि ये तो मॉनेटरी थे। अब देखिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से हैं। जैसे उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देना एम्प्लॉयज़ को, है ना। कुछ जैसे क्लब की फैसिलिटी दे दिया, या कोई स्कूल है, कोई मेडिकल सर्विसेज है, देखो मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर दी, है ना। और रिक्रिएशनल होता है मनोरंजन की सुविधाएं उनको प्रोवाइड करना, तो उसके लिए उनको क्लब दे दिया, या सपोज़ कोई प्लेग्राउंड दे दिया जहाँ पर कि वो खेल सकते हैं, उनके बच्चे खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कहीं घूमने के लिए उनको लेके जाना ट्रिप पे, टूर पे। इसी तरह से कैंटीन सब्सिडाइज मील्स, कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लंच प्रोवाइड कर देना। प्रोविडेंट फंड है, पेंशन, ग्रेजुइटी, ESI, है ना, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो नॉन मॉनेटरी है लेकिन जिसका बेनिफिट उनको मिल सकता है। या एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, और इसी तरह से हाउसिंग फैसिलिटी, है ना। तो इस तरीके से ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी जो है वो उनको दिए जा सकते हैं। और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। मिसलेनियस इलस्ट्रेशन दी है, इसको करके देखना, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।